गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम आज इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय एमएलएसयू की सत्र 2019 का ये एक प्रश्न है। उस प्रश्न के अनुसार इतिहास शिक्षण में एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 5 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जिसमें ये प्रश्न आपका शॉर्ट नोट के अंदर आया था। लघुत्रात्मक प्रश्न था ये और इसकी शब्द सीमा है 250 शब्दों में इस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन करना था। यानी कि इस प्रश्न, हालांकि हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक प्रश्न की दृष्टि से हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ हमें इसे सॉल्व करने के लिए वही है कि हम पहले इसकी एक भूमिका या प्रस्तावना के दृष्टिकोण से एक परिचयात्मक विषय को देंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है और इसके निर्माण में इसका निर्माण क्यों किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि पाठ्यक्रम क्या है, जो हमने कल परिभाषा के आधार पर समझा था, ये पाठ्यक्रम एक वह प्रक्रिया है जो हमने निष्कर्ष रूप में लिखा था, उस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक वह प्रक्रिया है जिसपे कि बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार एक शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिसका उपयोग करता है, जिसपे चलकर और अपने लक्ष्य तक पहुंचा या उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जब एक पाठ्यक्रम यहाँ तक हमारी बात होती है, उसके बाद हमको लिखना होगा कि भाई पाठ्यक्रम क्यों अनिवार्य है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम सुचारू सही ढंग से निर्मित नहीं होता है तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। इसीलिए एक पाठ्यक्रम के निर्माण में हमें कुछ सिद्धांतों का ध्यान में रखना अनिवार्य है और हम उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करें। मतलब कि ये एक भूमिका या प्रस्तावनात्मक जो पैराग्राफ है उसको लिखने के बाद में हम सिद्धांतों की बात करते हैं। अब यहाँ पर कितने 5 सिद्धांत पूछे गए हैं। मैं यहाँ पर जितने भी सिद्धांत हैं उनके सबके बारे में पुनः चर्चा करूंगी, पुनः उनके बारे में हम लिखेंगे। पहला हमारा सिद्धांत है क्रिया का नेक्स्ट हमारा आता है उपयोगिता।
उपयोगिता का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है लचीलेपन का सिद्धांत। फिर आता है विविधता का सिद्धांत। फिर है विचारोत्पादक सिद्धांत। फिर है समन्वय। सिद्धांत। फिर है अधिगम के स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। फिर आता है ज्ञान ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। और अंतिम बात जो आती है इसमें वैयक्तिक विशेषताओं का सिद्धांत। ये आपके लगभग 10 सिद्धांत हैं। अब जो हमने लिए हैं या हम उनको समझना चाहते हैं, आपको इनमें से 5 ही लिखने हैं। एक तरह से हमने पहले स्टार्टिंग में डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट किया कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। फिर बाद में हमने एक एक सिद्धांत को लेकर और उसे पहला है क्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ पर क्रिया का सिद्धांत यानी कि ये एक वह पाठ्यक्रम इसका निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें क्रिया कार्य करने यानी कि बालक को सक्रिय रहने के सभी अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक का सक्रिय नहीं है अगर बालक, तो निश्चित है कि हम लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि बालक सक्रिय होगा तभी वह चेतन अवस्था में या यूं कहा जाए कि रुचि ले पाएगा, और जब रुचि लेगा तभी किसी चीज को आसानी से सीख। दूसरा जो हमारा सिद्धांत यहाँ पर हमने लिया है वो उपयोगिता। उपयोगिता का सिद्धांत। अब इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि उपयोगिता का सिद्धांत, कि उपयोगिता के सिद्धांत में पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु ली जाती है उसका बालक के जीवन में उपयोगी होना अनिवार्य है। अर्थात कि बालक को यह अनुभव होना चाहिए कि इसके जीवन में कहाँ पर किस तरह से इन बातों का, इस विषय वस्तु का उसके लिए उपयोग होगा। जब तक उपयोगिता नजर नहीं आती, या यूं कहा जाए कि बालक, पहली चीज तो उपयोगिता नजर आनी चाहिए, जब तक उपयोगिता नजर नहीं आएगी तब तक बालक उस चीज में रुचि नहीं लेगा। दूसरा, उसे उपयोग करना आना चाहिए, यानी कि इस तरह का हो कि वो आसानी से, चाहे वो कक्षा की परिस्थितियों में सीखा है लेकिन बाहर जाकर अन्य भिन्न परिस्थितियों में भी उसका आसानी से उपयोग कर सके। इसी दृष्टि से उपयोगिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिसमें कि बालक के जीवन में उसका उपयोग हो। दूसरा,
दूसरा वह उसका अपनी भिन्न परिस्थितियों में भी सरलता से उस चीज का उपयोग कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत हमने यहाँ लिया है, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। यानी कि जो कुछ हम ले रहे हैं विषय वस्तु, वो जीवन से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि वह बालक के आसपास के वातावरण में उसका वातावरण में दिखाई दे, यानी कि वहीं से लिया जाए, या यह कहा जाए कि उसको जीवन को जीने में जिसकी सहायता उसे प्राप्त हो सके। यानी कि जीवन को जीने के लिए किन बातों को उसको ध्यान रखना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इसी तरह से वो जीवन से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि जीवन से संबद्धता के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि बालक के जीवन में जीवन को जीने की का जो एक कौशल है, उस कौशल का विकास हो सके। इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना, या पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जीवन से संबद्धता के सिद्धांत को ध्यान में रखना अनिवार्य। फिर बात में है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का लचीलेपन के सिद्धांत की जहां तक बात आती है, तो इसमें ये बात आ जाती है कि पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु दी गई होती है, उसको उस विषय वस्तु के बालक के मतलब कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय परिस्थिति या क्षेत्र के अनुकूल उसमें, यदि जैसे कि कोई एग्जाम्पल उसमें दिया गया है वो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बालक को शायद हो सकता है, क्योंकि बालक जिन चीजों को जानता है उनसे उनके माध्यम से वो बहुत शीघ्रता से सीख पाता है। अब अन्य के तथ्यों से जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानता है या वो विशेष उसको जानकारी नहीं है, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स उसके सामने रखे जाए तो बालक को उस चीज को समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए लचीलापन का सिद्धांत का यहाँ पालन करते हुए विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि क्षेत्र, वातावरण या परिस्थितियों के अनुसार उसमें किसी अन्य तथ्य का उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अन्य तथ्य का उपयोग करने की आवश्यकता पड़े, तो उसमें किसी प्रकार की विषय वस्तु की जो प्रकृति है उसमें बदलाव न। यानी कि हमने एग्जाम्पल क्षेत्रीय स्तर का लिया है, पर मूल बात जो है उसको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न। यह नहीं है कि विषय वस्तु ही बदल दी जाए। विषय वस्तु क्योंकि पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर मतलब उस पाठ्यक्रम में इस तरह का लचीलापन होना चाहिए कि समय, परिस्थिति और क्षेत्र के अनुसार उसमें उसकी मूल बात को समझने के लिए हमें किसी अन्य का सहारा लेना पड़े या तथ्य को भिन्न तरीके से प्रस्तुत करना पड़े, तो उसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति या किसी प्रकार की कोई विरोधाभास उत्पन्न न हो। इस तरह का लचीलापन उसमें होना चाहिए। फिर बाद में है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत, यानी कि इसमें विविधतापूर्ण विषय वस्तु या तथ्यों को वहां पर, क्योंकि भिन्नता होनी बहुत अनिवार्य। एक ही तरह के एक ही प्रकार से एक ही तथ्य प्रक्रिया के उससे अगर हम एक ही चीज बार बार उसी तरह से प्रस्तुत करें या उसी से संबंधित वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, तो बालक उसमें बोर होने लगता है या अरुचि उत्पन्न होने लगती है, वो वातावरण बोझिल होने लगता है। इसीलिए एक रोचक वातावरण को बनाए रखने के लिए बालक को उसमें रुचि बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि उसमें विविधता होनी चाहिए। अब विविधता का मतलब क्या है कि वही बात है कि पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है उसमें भिन्नता होनी चाहिए। कहीं पर सैद्धांतिक हो, कहीं पर प्रायोगिक हो, कहीं पर कोई पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन की कोई व्यवस्था हो। जब इस तरह की विविधता होती है तो
सिद्धांत का पालन होना भी एक अच्छे पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए इसका पालन होना अनिवार्य है। अगर हम इस प्रश्न के हिसाब से बात करते हैं तो 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर होंगे, लेकिन अगर यही प्रश्न आपका निबंधात्मक में आ जाता है जिसमें कि आपके सभी सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको एक्सप्लेन करना होगा। स्टार्टिंग हमारी वही रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वह है विचारों उत्पादक सिद्धांत। विचारों उत्पादक सिद्धांत यानी कि ऐसा पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बालक को चिंतन करने के समस्त अवसर प्राप्त हो, उसके विचारों को प्रेरित किया जाए, विचारों में उत्तेजना उत्पन्न की जाए जिससे कि वह विचार उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों का आना, मतलब चिंतन की जो प्रक्रिया है या यूं कहा जाए कि चिंतन करने का जो कौशल है उसका विकास हो सके, क्योंकि जब तक विचारों का क्रम या उसमें चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं होगी, चिंतन करने की क्षमताएं उसमें नहीं होगी, तो वह किसी भी चीज को कहना चाहिए कि लक्ष्य तक या उद्देश्य तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अनिवार्य है कि एक चिंतनात्मक जो प्रकृति है उसके विकास के लिए अनिवार्य है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसके विचारों को मतलब क्या कहते हैं इसको, अब उस विचारों विभिन्न प्रकार के विचारों का विकास हो सके, विचार उत्पन्न हो सके और उनको वह सबके बीच में प्रस्तुत करने का कौशल प्राप्त कर सके, क्योंकि जब तक उसके अपने विचार नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी चीज को समझता है तो समझने के बाद अनिवार्य होता है कि वो किस तरह से, किस दृष्टिकोण से उसने उस चीज को समझा है, तो उसके विचारों का निकल के अपने विचारों का निकलना बहुत अनिवार्य है, उसका चिंतन करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए विचारों उत्पादकता का सिद्धांत का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विचारों उत्पादक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक को जब भी शिक्षण कार्य किया जाता है या उस पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु या उस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को विभिन्न प्रकार से विचार या चिंतन करने में का कौशल विकसित हो सके और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की जो एक कला है वो उसमें विकसित हो सके, क्योंकि एक वस्तु को हम कहते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, हम केवल आधा ग्लास भरा हुआ है इससे मतलब इस एक ही दृष्टिकोण से ना देखें। अगर विचारों उत्पादक सिद्धांत का पालन किया जाता है तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया बालक का विकसित होता है कि कोई आधा ग्लास खाली है, कोई आधा ग्लास भरा है, इसमें और जो भी है भिन्नता, उन सभी भिन्नताओं को यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके से चिंतन करके और सही तथ्य तक पहुँचने में सहायता प्राप्त होती है। इसीलिए विचार उत्पादक सिद्धांत का भी पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वह है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत यानी कि कोरिलेशन, आपस में समन्वित होने चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जैसे इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है तो सिर्फ ये नहीं खाली इतिहास से संबंधित तथ्यों को ही उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। अरे इतिहास के तथ्यों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए अगर हमें भूगोल के विषय से संबंधित तथ्यों को वहाँ पर, उदाहरणों को या स्रोतों को वहाँ पर उपयोग में लेना है तो उनका स्थान वहाँ पर होना चाहिए। रसायन विज्ञान का है, गणित का है या जिस भी विषय का है, अगर उसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर दूसरे भिन्न विषय
उसके बाद में अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत यानी कि उस पाठ्यक्रम का इस तरह से निर्माण किया जाए या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है कि बालक को अधिगम हो सके, यानी कि कोई चीज को सीख सके। वो कब होगा? जब एक रोचक तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा, बालक को समझने के लिए उसकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल उसको अवसर प्रदान किए जाए, तभी उसका सही हस्तांतरण हो सकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अधिगम के स्थानांतरण के जो सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि सरल से कठिन की और सामान्य से विशिष्ट की और जैसे सिद्धांत है उनका पालन करते हुए ज्ञात से अज्ञात की और ऐसे सिद्धांतों का पालन करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिगम का हस्तांतरण आसान या सरल हो सके। अगली बात आती है ज्ञात से अज्ञात। कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आ गया, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का पालन करना, क्योंकि बालक को पाठ्यक्रम में प्रारंभ में हम कोई ऐसी विषय वस्तु को डाल दें जिसके बारे में बालक नहीं जानता है, तो निश्चित है कि वो घबरा जाएगा। इसीलिए प्रारंभ आपने देखा होगा कि हमेशा आप लोगों की जो बुक्स होती हैं उनमें अब तक जो बुक्स रही है 9 10 तक, निश्चित है कि पहले वाली क्लास का कुछ उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली कुछ नया उसी तरह का जो कि आप पढ़ चुके होंगे उसी को दिया जाता। उसके बाद उससे रिलेटेड अगले चैप्टर्स को शुरू किया जाता है, जिससे कि बालक को पिछली क्लास से इस क्लास में दोनों में समन्वय दिखाई दे और वो उसी से कंटिन्यू आगे सीख सके, उसका अधिगम हो सके। इसीलिए क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर लेकर जाते हैं तो बालक को जब अज्ञात विषय पर हम लेके जाते हैं तो उसके प्रति उसमें घबराहट नहीं होती। वो उसको, क्योंकि उसे पता है कि इसी से रिलेटेड है, मैं चाहता हूँ बस इसके अगले के स्टेप को ही मुझे समझना है, तो वह चीज बालक के लिए आसान हो जाती है। और अंतिम जो इसमें है वह है व्यक्तित्व विशेषताओं का सिद्धांत। व्यक्ति विशेषताओं का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति एक पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित हो कि हर बालक को, क्योंकि हर एक कक्षा के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और हर बालक को यह चीज महसूस हो कि ये पाठ्यक्रम मेरे लिए ही निर्धारित किया गया है, यानी कि व्यक्तिगत विशेषताओं को लिए हुए होना चाहिए, जिससे कि हर बालक को उसके समकक्ष ऐसा लगे कि ये चीज मेरे लिए ही बनाई गई है या ये मेरे लिए समझना इसको आसान हो। इस तरह से आपको ये दोनों तरह से बताए गए हैं कि अगर सिर्फ इसी 5 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो हमको यहाँ जो भी आपको 5 पॉइंट 10 में से है वो दे सकते हैं, और ऐसे टाइप में आता है तो आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं। आशा करती हूँ कि ये पुनः जो एक बार पुनः रिपीट हुआ है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में हल करना है, इसको सॉल्व करना है, और अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोई कोविड-19 इस महामारी के दौरान में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से निकलते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखें। अपने मुंह पर मास्क लगाकर